नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की लोकप्रिय लेखिका शिवानी जी की कहानी मंझले दद्दा। तो शुरू करते हैं कहानी। कुसुम सामान को वेटिंग रूम में एक किनारे से लगवा कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर एक सरसरी दृष्टि से उसने अन्य महिलाओं की ओर देखा। एक मोटी सी ललाइन अपनी नकली रेशमी साड़ी चमकाती कटोरदान से मछलियाँ निकालकर अपने काले दुबले से बच्चे को जबरन ठुसा रही थीं। दूसरी ओर एक एंग्लो इंडियन लड़की बार बार अपने पर्स से टिकट निकाल उलट पुलट कर देख रही थी और बीच बीच में सूखे होठों पर लिपस्टिक फेरती जा रही थी। फर फर कर पंखा पूरे वेग से चल रहा था, फिर भी न जाने कैसी घुटन थी। कुसुम की बेंत की टोकरी और सुराही को करीने से लगाकर वेटिंग रूम की आया उसके पास ही खिसक आई। सांवली सलोनी सूरत की आया उसी ठप्पे की थी जैसी प्रायः महिला प्रतीक्षालयों में होती हैं। पान दोगते से गाल फुलाकर वो बोली, सरकार देहरा से जाइएगा ना, अभी तो पूरा 5 घंटा है, कहीं टहल वहल आइए ना, हम सामान देखती रहेंगी। कल एक मिस साहब तो पिक्चर भी देख आई, बड़ी आला पिक्चर लगी है, दिल तेरा दीवाना। आया ने बड़ी रंगीन मुस्कान बिखेर दी। कुसुम कुछ नहीं बोली। ऐसी ओछी जात को स्नब करना ही उसका स्वभाव बन गया था, पर 20 मिनट में ही वो ऊब कर रह गई। एक आध पत्रिकाएं भी ले आई थी, पर सब कचरा निकली। ललाइन ने अपने लल्ला को लड्डू और मछलियाँ खिला खिलाकर बोर कर दिया था। उधर एंग्लो इंडियन लड़की की ट्रेन छूटने का समय हो गया था, वो भी सामान उठवा कर चल दी। ठीक ही तो कह रही थी आया, क्यों ना वो मिस मिश्रा से मिलाए। दोनों ने एक साथ ही अल्टी किया था। कैसी आनंदी स्वभाव की लड़की थी माधुरी मिश्रा, कितनी खुश होगी उसे देखकर। मिस मिश्रा की बात सोचते ही कुसुम के कलेजे में स्मृति का तीर सा बिंध गया। कैसी पगली है वो, क्या इस शहर में एक मिस मिश्रा ही उसकी परिचिता हैं? और मंझले दत्ता, मन मुटाव हो जाने से ही तो रक्त मांस की डोर नहीं कटती। सहसा उसकी दृष्टि सामने टंगे आईने पर पड़ी। क्या बन गई थी कुसुम जोशी, कौन कहेगा। वर्षों पूर्व एक अपूर्व लावण्यमयी नीलोत्पल विलोचना किशोरी इसी चमड़े के सोफे पर बैठी, इसी आईने में अपना गुलाब के फूल सा चेहरा देखकर स्वयं ही मुग्धा बन गई थी। चेहरा यही था और आईना भी यही, किंतु दगाबाज मित्र की भांति आज वही आईना उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। बाबूजी रिटायर होकर पहाड़ जा रहे थे। अम्मा बार बार सामान गिने जा रही थीं, और सामान भी क्या था, एक ईमानदार मध्यवर्गीय अध्यापक के पूरे जीवन का लेखा। काले फीके रंग उतरे बक्स, समय की चपेटों से जर्जर चारपाइयाँ, किसी साहबी बंगले से खरीदी गई बेमेल बूढ़ी कुर्सियाँ। मंझले दद्दा एक कोने में बैठे अपनी किसी पुस्तक के गहन अध्ययन में डूबे हुए थे और आराम कुर्सी की लकड़ी की बाहों पर अपनी पतली पतली टांगें फैलाए बड़े दद्दा नाक से खुर्राटा निकाल निकाल कर दीवार पर चिपकाए चले जा रहे थे कि बाबूजी की नज़र पड़ गई थी। वो चिल्लाए, अबे ओ मुर्गी के, क्या खीर निकाले जा रहा है, इडियट कहीं का। और एक सहमी खिसियानी हंसी हंसकर बड़े दद्दा कुसुम के पास खिसक आए थे। प्रायः ही डांट पड़ने पर वो अपनी छोटी बहन के पास सिमटाते, जैसे डपटा गया कुत्ता दुम दबाकर मालिक के पैरों के नीचे आ बैठता है। आज भी बड़े दद्दा विहीन उस खाली आराम कुर्सी को देखकर कुसुम की आंखें डबडबा आईं। बड़े दद्दा 3 वर्ष हाई स्कूल में फेल होकर घर बैठे थे। उन्हें मिर्गी का भयानक दौरा भी पड़ने लगा था, इसी से पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। बड़े दद्दा उसके पास आकर बैठे ही थे कि उसकी दृष्टि विजिट इंडिया के चित्रों के बीच टंगे आईने पर पड़ गई थी, और पहली बार उसे अपने चेहरे पर गर्व बोध हुआ था। उसकी बुआ उसकी अम्मा से कहा करती थी, भाभी तुम्हारी बिटिया की आंखों में साहबी नीलम कैसे जड़ गए। बेचारी बुआ क्या जानती थी कि उनकी अभागी भतीजी की उस असली नीलम की जोड़ी का गुड़ी जौहरी कभी नहीं जुटेगा। उसकी अम्मा नहान की थीं, और नहान की प्रवासनी कुमाऊनी रमणियाँ अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ननिहाल के नोन पानी से ही कुसुम का भी तारुण्य लहला उठा था। अपनी 16 वर्ष की इकहरी देह की फुलझड़ी सी छोड़ती वो जब इस वेटिंग रूम में आई थी तो कई जोड़ा टिकट चेकर निरर्थक सीटियां बजाते चक्कर लगाने लगे थे। उसके निगोड़े रूप का सदा यही हाल रहता। अम्मा उसे ढांपती ढूंपती कोसती रहती, मरे ये छोकरी, जहाँ ले जाऊँ मरी आंखों में गड़ी जावे है। और उस वक्त कुसुम की ऐसी तबीयत कोफ्त होती कि जी में आता वो आबनूस का चक्का ही क्यों ना हुई। और आज क्या खाक पत्थर अवशेष रहा था उसके चेहरे का। शिक्षा विभाग की लंबी सेवा ने उसके सौंदर्य का खंडहर भी नहीं रहने दिया। आधे से ज़्यादा बाल पक गए थे। दिन रात के दौरों ने मुख श्रीहीन कर स्याही सी फूंक दी थी। फ्रस्ट्रेटेड अध्यापिकाओं के निरंतर सहवास ने अपना इतिहास
उसके चेहरे पर क्रूर अमिट रेखाओं में लिख दिया था, जिन्हें चाहने पर भी वो अपनी भुवन मोहिनी हंसी के रबर से नहीं छुटा सकती थी। अब वो हंसी भी कहाँ रह गई थी। अब वो थी एक कुशल रीजनल अफसर की व्यंग्यात्मक हंसी, जिससे उसके सूखे होठों पर उसके दफ्तर की सील मोहर सी ही लग जाती थी। आज भी वो कुसुम जोशी जीवित रह सकती थी यदि मंजले दद्दा बीच में न पड़ते। आज फिर क्या वो उन्हीं मंजले दद्दा से संधि कर ले? मंजले दद्दा उसके गृह मुकुट के मणि थे। अध्यापक की संतान कभी खोटी नहीं निकलती। बाबूजी के अध्यापन काल के संतुलन के प्रतीक थे मंजले दद्दा। जब स्कूल में थे तो गणित के साथ उनके लिए दाल भात थे। जब यूनिवर्सिटी में गए तो टॉपर रहे। पर जब सुख का समय आया तो बाबूजी चले गए। उनके खेत की लहलहाती फसल थे मंजले दद्दा, जिनको बाबूजी ने हाड़ मास से सींच सींच कर पोसा था। घुंघराले बालों वाला मदन जोशी मंजले दद्दा का अंतरंग मित्र था। लंबोतरा चेहरा और उस चेहरे पर तान कर मढ़ी गोरी चमड़ी, जिसमें एक शिकन भी कहीं नहीं दिखती थी, लंबी उन्नत नासिका और बैल जैसे पुष्ट कंधे झुमाता वो प्रत्येक ग्रीष्म की छुट्टियां उन्हीं के यहाँ बिताता। उसके माता पिता नहीं थे। चाचा ताऊ गांव में रहते थे। इसी से जब यूनिवर्सिटी से लौटता अल्मोड़ा के सीमांत पर बसा कुसुम का मकान ही उसका अड्डा बनता। बाबूजी की मृत्यु के पश्चात एक कठोर संघर्ष से जूझकर जब उनका परिवार आगे बढ़ रहा था, तभी मदन का परिचय उनसे हुआ था। संघर्ष के बीच मामूली सा परिचित व्यक्ति भी घनिष्ठ हो उठता है। फिर भी कुसुम से वो कुछ झिझक कर ही बोलता था। इसी बीच एक दिन ताल में मछली मारते बड़े दद्दा को मिर्गी के दौरे ने सहसा उनके अभिशप्त जीवन से मुक्ति दे दी। जिस व्यक्ति से एक कुसुम को छोड़कर किसी ने भी सहृदयता का व्यवहार नहीं किया था, उसी के लिए अचानक सब शोक से विवल उठे। उसके प्रति किए गए अनादर और अवहेलना का बोध अम्मा और मंजले दद्दा के लिए गुरुतर हो उठा और कुसुम बार बार बड़े दद्दा की अर्थी से लिपट लिपट कर बौरासी गई। तभी एक पुष्ट बाहों के बंधन ने उसे छुटाकर भीतर लिटा दिया। उस स्पर्श ने उसके हृदय की छिपी अग्नि को दहका दिया। उसका अपार्थिव सौंदर्य चाहने पर संसार के किसी भी पाषाण हृदय व्यक्ति को पिघला सकता था। धीरे धीरे दोनों ने निर्भय होकर एक दूसरे को पहचान लिया। पहले चोरी छिपे एकाध बातें हुई, फिर चिट्ठियां चलने लगीं। एक दिन न जाने कैसे मंजले दद्दा के हाथ मदन की एक चिट्ठी पड़ गई और उन्होंने कुसुम को मारते मारते बेदम कर पिछवाड़े के कमरे में बंद कर दिया। नालायक छोकरी, हमारी नाक कटाएगी। जानती है हम कितने ऊंचे जोशी हैं, और तू उस श्राद्ध तर्पण कराने वाले जोशियों के बेटे को वरेगी। खबरदार, जो मैंने आज से तुम दोनों को एक साथ देखा, फिर तो देखने की नौबत ही नहीं आई। मदन विदेश चला गया और विदेशी मुद्रा के बंधन में ऐसा फंसा कि वही एक फ्रेंच लड़की से ब्याह भी कर लिया। मंजले दद्दा, जो गायत्री के जाप से उनके टूटे मकान की छतों को गुंजाया करते थे, कुल की मर्यादा और निष्ठा की बड़ी बड़ी बातें अचानक भूल कर रह गए। कुसुम एमए कर एलटी भी कर चुकी थी। उधर आईसीएस में प्रवेश पाते ही मंजले दद्दा एक प्रख्यात उद्योगपति की वणिक कन्या को ब्याह लाए। अम्मा ने छाती पीट पीट कर बाल नोच डाले थे और आंगन में लोट लोट कर मत बाबूजी से कुपुत्र की कुख्याति की यथेष्ट उच्च स्वर में नालिश भी कर दी थी। फिर बरसों का एक लंबा नीरस अरसा निकल गया था। एक बार मंजले दद्दा ने बड़े उत्साह से पुत्र जन्मोत्सव पर अम्मा को न्योता डाला तो अम्मा पसीज गईं। कुसुम तब प्रिंसिपल थी। उसने एक चपरासी को साथ कर अम्मा की जिद भी पूरी कर दी थी, पर मन ही मन वो अम्मा के औदार्य पर क्षुब्ध हो उठी थी। वो मंजले को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाएगी। फूलदार पेटी, तुलसी का गमला और एक पोटली में अपने ठाकुर जी का विस्तृत परिवार समेट कर अम्मा बड़े उत्साह से चलती थी। एक पोटली में ढेर सी मेवा पंजीरी भी कुटवा कर ले गई थी। बेचारी अम्मा, जैसा कुसुम का अनुमान था, तीसरे ही दिन अम्मा लौट आई। रहती भी कैसे? भाभी के असंख्य कैक्टस के गमलों के बीच बेचारी अम्मा का तुलसी का बेरवा कहाँ पनप पाता। खानसामा मुसलमान था और आया थी चमारिन। वापस लौटकर 8 दिनों तक अम्मा गोमूत्र से नहाती रही थी। इसके बाद माता पुत्र के संबंध की डोर नियत ने कुछ आवश्यकता से अधिक क्रूरता से काट डाली थी। 1-2 बार 100 रुपये का मनी आर्डर भी मंजले दद्दा ने भेजा था, पर कुसुम ने उसे बड़ी बेरुखी से लौटा दिया था। छूटे गांव से क्या नाता। कैसा आश्चर्य कि आज इतने वर्षों बाद एक परिचित आईने में अपना मुंह देखते ही पिछले जीवन का पर्दा जैसे यकायक स्वयं उठ गया। एक बार मंजले दद्दा को देखकर खूब कोरी कोरी बातें सुनाने को वो ललक उठी। अम्मा मृत्युशैया पर थीं। उन्हें मुख का कैंसर हो गया था। तिल तिल कर घुला देने वाली मौत कभी भी आकर उन्हें दबोच सकती थी।
अम्मा ने अपने मुंह से कभी भी कुछ नहीं कहा, पर कौन सी ऐसी माँ होगी जो मृत्युशैया पर एक बार पुत्र मुख देखने की कामना नहीं करती। मंझले दद्दा के नूतन वैभव और समृद्धि का समाचार प्रायः ही अम्मा को लोग सुनाते तो वो बौखला कर कहती, भाड़ में जाए उसकी अफसरी, मुझे उससे क्या, लंका में सोना है तो मेरे बाप का क्या है, मेरी तो कुसुम ही कमिश्नर है, ये ना होती तो नकटा जिए बुरे हवाल होता। पर कुसुम मन ही मन अम्मा की व्यथा को जानती थी। बेटी कितना ही करे बेटी ही रहेगी, और अकर्मण्य पुत्र भी माता का गौरव ही बना रहेगा। अम्मा के लिए कुसुम ने तापसी जीवन अपना लिया था। ना वो घूमने जाती न सिनेमा। कितनी शौकीन थी वो, कैसे कैसे अरमान थे उसके। जब 2 ही साड़ियाँ थी तब भी उन्हें वो कलफ अबरक पिला पिला कर रंग बदल बदल कर पहना करती थी। और आज टसर और सिल्क की साड़ियाँ भी उसके हाथ का मैल थीं, पर तृष्णा बूढ़ी हो गई थी। मंझले दद्दा के प्रति उसका क्रोध दिन प्रतिदिन घनीभूत होता जा रहा था। क्या उनका अम्मा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? आज वो अवश्य जाएगी। यकायक खड़ी होकर बोली, आया तुम सामान देखना, मैं जरा शहर घूमने जा रही हूँ। और अपनी बादामी किनारे विहीन साड़ी की भांजें ठीक करती हुई आईने के निकट चली गई। चेहरा ठीक वैसा ही क्रूर और रूखा दिख रहा था जैसा एक अनुभवी रीजनल इंस्पेक्टर्स का दिखता है। मन के घाव यदि शरीर के घावों की भांति दिखाए जा सकते तो वो आज मंझले दद्दा को दिखा देती कि उसकी दशा राणा सांगा से भी हीन है, और उसके प्रत्येक घातक घाव के लिए वही उत्तरदायी हैं, मंझले दद्दा, जो अपनी अफसरी मेज के ही मर्द बनकर रह गए हैं। एक रिक्शा लेकर वो चलती। ठंडे मीठे से हवा के झोंके ने अशांत चित्त को मृदु थपकी सी दी। कई सड़कें पार कर उनका रिक्शा एक आलीशान लाल कोठी के बाहर सहम कर खड़ा हो गया। बटुआ खोलकर कुसुम ने बड़े इत्मीनान से रिक्शे वाले को पैसे दिए और अपना मर्दाना जूता खटखटाती बढ़ गई। उस दुर्दांत महिला का दुस्साहस देखकर एक भड़कीला अर्दली बढ़ाया और बोला, किससे मिलना है मिस साहब? साहब हैं? कुसुम ने कड़ी आवाज में पूछा। हाँ है तो, पर ठीक है, मुझे उन्हीं से मिलना है, ये कार्ड उन्हें दे दो। कहते कहते उसका गला अवरुद्ध हो गया। मंझले दद्दा से मिलने वो कार्ड भेज रही है। अरे कुसुम, भाई वाह, आओ आओ। मंझले दद्दा मुस्कुराते बरामदे में खड़े थे। एक 15-16 वर्ष का तगड़ा सा लड़का अपना ब्लेजर झाड़ रहा था। ओह, तो यही उसका भतीजा है। कुसुम ने झुककर मंझले दद्दा के पैर छुए। भतीजा अपरिचिता बुआ को देखता ब्लेजर झाड़ता रहा। बैठ बैठ, तेरी भाभी अभी आती ही होंगी, तैयार हो रही हैं। बात यह है कि आज हमारे कुछ विदेशी अतिथि आ रहे हैं। ओह, तो मंझले दद्दा सचमुच साहब बन गए हैं। कुसुम को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। धोती की लांग लगाए, जनेऊ को हाथ में लपेट, एक नथने को हाथ से दबाए संध्या करते ब्राह्मण पुत्र का चित्र धुंधला पड़कर जैसे उसी क्षण एकदम ही मिट गया। जानती है कुसुम, मैं इधर ही ये सब लेने लगा हूँ। दिन रात विदेशी अतिथि आते रहते हैं। अब इनके बीच गले में रुद्राक्ष की माला डालकर तुलसी की चाय पीकर तो अफसरी चलती नहीं। ये सब करना ही पड़ता है। एड़िया साधे बगुले से चिट्टे लिबास में नुकीली दाढ़ी संवारे खानसामा ट्रे ले आया। अब यही ब्रांडी देख, गोवा से मंगवाई है, चलेगी? कुसुम ने घृणा से मुंह फेरा तो मंझले दद्दा हो कर हंसने लगे। पगली कहीं की, जहर थोड़ी दे रहा हूँ। लो, तुम्हारी भाभी आ गई। तुमने इन्हें पहले देखा होता तो मेरी पसंद का लोहा भी मानती। अब तो ये उजड़ी दिल्ली हैं। क्यों, है ना डार्लिंग? भाभी किंचित रोष से भ्रू कुंचित कर मुस्कुरा दी। कुसुम उठ न सकी। किसी भी प्रकार की अभ्यर्थना के लिए उसका चोट खाया चित्त राजी नहीं हुआ। लंबे चेहरे पर लाल लाल रंगे होंठ ही होंठ नजर आ रहे थे। उन्हें अपने लेस लगे रुमाल से पूछती भाभी ऐसे शब्दों में फुसफुसाई जैसे विदेशी चलचित्र की तारिकाएं फुसफुसाती हैं। ओह, कितना आह्लादपूर्ण आश्चर्य! आज हमारे कुछ विदेशी दूतावास के मित्र आ रहे हैं। इसी से मैंने ये पहाड़ी लहंगा रानी खेत से मंगवाया। क्यों लग रही हूँ ना कुमाऊनी? कुसुम तिलमिला कर उठ गई। गोवा की स्मगल की गई ब्रांडी, विदेशी शहंशाह और मलिका, भारतीय संस्कृति और दमकती अफसरी के बीच बिस्तर पर पड़ी रुगड़ा जन्नी को मंझले दद्दा क्या एकदम ही भूल गए? क्या आधुनिका पत्नी के लिए कुमाऊनी लहंगे की व्यवस्था के बीच उन्हें कुमाऊं के कंचन, श्रृंग, देवदार, चीड़ और बाज अयार की घंटी से बजाती बयार की सुधि एक बार भी नहीं आई? मैं चलती हूँ मंझले दद्दा, मेरी गाड़ी 8 बजे छूटती है। और इससे पहले कि दद्दा उसे रोक पाते वो फिर अपने मर्दाने जूते खटखटाती तेजी से बाहर निकल गई। मंझले दद्दा की निष्क्रिय भारतीय संस्कृति ने 20 मिनट में ही उसका गला सा घोंट दिया था। कुर्सी पर बैठे मंझले दद्दा की लौंग ब्रांडी के बीच शायद
क्षण भर को उनका विवेक जागृत हो उठा था। इसी से उन्होंने उसे रोका नहीं। रोकते भी कैसे? कुसुम को लगा 19 वर्ष पहले अर्थी में बंधे निर्जीव बड़े दद्दा और कुर्सी पर बैठे निर्जीव मंझले दद्दा में कोई अंतर नहीं। बड़े दद्दा ने जीवन भर सबकी अवहेलना सही, किसी को उनसे कुछ आशा नहीं थी। इसी से शायद वो भी बिना किसी से कुछ मांगे अपने सरल स्निग्ध स्नेह की धारा से सबको परिप्लावित कर एक दिन आंखें मूंद कर चले गए थे। इधर मंझले दद्दा की आंखें खुली थीं, सांस चल रही थी, किंतु वो भी उनके बीच से चले गए थे सदा सदा के लिए। बड़े दद्दा की मौत पर वो कितना रोई थी, और मंझले दद्दा, उनकी तो ये अकाल मृत्यु थी जिसका धक्का मनुष्य को सहमा देता है, रोने का अवकाश ही कहाँ देता है। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी मंझले दद्दा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति दोनों ही ठीक लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।